डिग्री में है, तो आई विल यूज द साइन ऑफ नॉट, डेल्टा एस नॉट फॉर द रिएक्शन। तब हम करते थे एंट्रोपी फॉर द प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंट्रोपी फॉर द रिएक्टेंट, और उसे निकालने का तरीका क्या रखते थे, एंट्रोपी फॉर 1 मोल ऑफ सी, मोलर एंट्रोपी ऑफ सी into its coefficient C plus molar entropy for D into its coefficient D minus molar entropy for A into its coefficient plus molar entropy for B into its coefficient। बिल्कुल इसी तरीके से हम इस चैप्टर में किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एस निकालेंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये एफ की एब्सोल्यूट वैल्यू वी यूजिंग द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ के हिसाब से किसी सब्सटेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक उसी तरह से अगर मुझे किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी फाइंड करना, स्टैंडर्ड चेन गिब्स एनर्जी, तो हम इसे कैसे करेंगे, free energy for products in the standard state minus free energy for the reactant in the standard state। इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह, gm naught for C into its coefficient plus gm naught for D into its coefficient minus gm naught for A into its coefficient, gm naught B in its coefficient। मतलब molar free energy in the standard state for C, that is for 1 mole of C into number of moles of C, let's say that is small c। For 1 mole D in the standard state, what is the value of G for D, that is molar standard free energy for D into total number of moles of D। ठीक इसी तरह से A और B के लिए अगर मुझे किसी रिएक्शन का डेल्टा H निकालना, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, बिल्कुल इसी तरीके से हम लिखेंगे एंथैल्पी फॉर द प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर रिएक्टेंट, and this we can write it as molar enthalpy in the standard state for C into coefficient of C, molar enthalpy for D into its coefficient D minus molar enthalpy for A into its coefficient of A and molar enthalpy for B into its coefficient B। अब आप एक चीज देखो, अगर हम किसी भी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस तो निकाल सकते हैं, पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी किसी भी सब्सटेंस का नहीं निकाल सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच किसी भी सब्सटेंस का नहीं निकाल सकते। इसलिए ये लिखने के लिए तो ठीक है, पर अब हमारा अगला मोटिव ये होगा, क्या हम इनडायरेक्टली क्या ये नंबर निकाल सकते हैं किसी तरह से। जैसे कल आपने ये देखा था कि हमने एक रिलेशन बनाया था डेल्टा जी फाइंड करने का, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। हमने gm नॉट ऑफ A, gm नॉट ऑफ B, gm नॉट ऑफ C, gm नॉट ऑफ D कल एक रिएक्शन के लिए लिखे भी थे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने N2H2 और अमोनिया का रिएक्शन देखा था, वहां से हमें ये पता लगा था कि डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, भले ही हम gm नॉट नहीं निकाल सकते थे, पर फिर भी हमने देखा था हम डेल्टा जी नॉट पे पहुंच जाते हैं, डेल्टा जी नॉट तो हम निकाल ही सकते थे। तो किसी रिएक्शन का डेल्टा जी निकालना हो तो आपको डेल्टा जी नॉट विच इज माइनस आर टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्लस आर टी एल एन क्यू, तो बेसिकली डेल्टा जी नॉट आप निकाल सकते हो, आर टी एल एन क्यू आप पता कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली आप डेल्टा जी को किसी रिएक्शन का पता कर ही सकते हो। यू हैव फाउंड दिस मेथड। पर अब हमारे थर्मोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में ये होगा, हम किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट कैसे निकालें, क्या इसे फाइंड करने का भी कोई तरीका है, इनडायरेक्ट मेथड। और हमें ये मालूम है कि एच एम नॉट मोलर एंथैल्पी फॉर पर्टिकुलर सब्सटेंस एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड।
इसलिए अब हमें यहाँ पे इस नंबर को फाइंड करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए ये नंबर फाइंड करने के लिए हम एक इनडायरेक्टली कुछ डेफिनेशन सीखेंगे। हमें कुछ डेफिनेशंस समझनी पड़ेगी और कुछ कन्वेंशंस फॉलो करने पड़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे कोई डाउट हो तो हम एक बार पूछ, मैं अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ। हालांकि अभी तक तो मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, बेसिकली जस्ट कल वाला इंट्रोडक्शन दिया है। संकेत, संकेत, you want to ask something? Sanket, do you want to ask? Jaideep Palve. Okay. So till now अभी तक कुछ नहीं लिखना, ये सिर्फ समझने के लिए था जो हमने कल लिखा था। अर्नव, you want to ask me something? यस सर, हैप्पी न्यू ईयर हाँ। सर। सर जैसे सर जो सेकेंड लाइन वाला था सर, ये नहीं समझ में आया। कौन सा वाला? डेल्टा जी वाला? हाँ सर। ये तो कल वाली क्लास में हमने किया था ना। हमने यहीं से तो एक रिएक्शन N2H2 प्लस अमोनिया, N2+H2 गिव अमोनिया से इसी तरीके से स्टार्टिंग की थी। फिर उससे हम इस रिएक्शन, इस प्रोसेस पे पहुंचे थे। तो हम किसी रिएक्शन के डेल्टा जी को निकाल सकते हैं अगर हमें उसका डेल्टा जी नॉट पता हो। और डेल्टा जी नॉट पता कैसे होगा? अगर हमें उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया जाए। क्यों निकालना तो आपने सीखा था केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो अगर कल वाला वो डेरिवेशन देखोगे जिसमें N2+H2 गिव अमोनिया जो हमने किया था, पूरा डेरिवेशन, वो स्टार्ट तो यहीं से किया था, राइट? कल वाला क्लास अटेंड किया था? नहीं सर, सर कल थोड़ा दिक्कत थी इसलिए नहीं की। तो कल वाला लेक्चर एक बार दोबारा देखो, उसमें मैंने ये चीज सिखाई है आपको, ये कैसे निकालनी है। ये जो सेकंड स्टेप आप पूछ रहे हो ना, ये हमने कल अपनी क्लास में स्टार्ट किया था ये। और सर एक बात और पूछना था कि सर ये स्कूल एग्जाम में डेरिवेशन आएगा? नहीं, डेरिवेशन नहीं आएगा, रिजल्ट आएंगे। डेरिवेशन कुछ नहीं आएगा, आपको बस न्यूमेरिकल करना आएगा। अभी अगले आधे घंटे में आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन करने किस तरह के, सवाल आपको एग्जाम में किस तरह के पूछे जाते हैं। अभी तो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ चैप्टर का। ठीक है? ठीक सर, थैंक यू। ओके। लूसीफर, 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 Lucifer, you raise the hand. Okay. Kyle JR. Kyle JR. Hello, sir. Hanji, sir, what is G naught here? You want to ask? Sir, what is G naught here? Delta G naught. Standard Hello. change in free energy. Standard Hello. change in the free energy for the reaction. Thank you, sir, and happy new year. Okay, see you too. अभ्रदीप, सर मुझे वो ऊपर वाला डेल्टा जी समझ में नहीं आया। डेल्टा जी ये वाला कल वाली क्लास अटेंड की थी क्या? यस सर। उसमें कल हमने कुछ स्टेप्स लिखे थे एंड, जब हमने एक रिएक्शन लिखा था N2+3H2 gives 2NH3। हाँ। कल कुछ लिखा था हर सब्सटेंस के लिए। जी लिखने का तरीका क्या था? G0 + RT log of partial pressure of that substance। यस सर। कुछ लिखा था ऐसा? हाँ। तो हमने कल ये जब ये वैल्यू पुट कर रहे थे डेल्टा जी के, तो हमने यहाँ से कैसे लिखा था रिएक्शन? बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप लिखे थे। लिखा था G फॉर अमोनिया फॉर इट्स 1 मोल इंटू 2 माइनस G फॉर N2 इंटू 1 फॉर इट्स 1 मोल प्लस G फॉर H2 इंटू कुछ। यस सर। तो हमने हर सब्सटेंस के जी को G0 की टर्म में लिख दिया था। G0 RT log partial pressure of ammonia।
हाँ यस सर। G naught RT log partial pressure of N2. हाँ सर G naught for H2 plus RT ln partial pressure of H2. हाँ। तो यहाँ पर सबके जो G naught टर्म्स आ गई थी उसको डेल्टा G naught में क्लब कर दिया था। यस सर समझ में आ गया। आ गया समझ? याद आया कुछ कल ऐसे हाँ किया हाँ था? हाँ हाँ सर समझ में आ गया। हाँ, ओके। ओके सर। जयदीप पालवे। सर डाउट तो नहीं कोई, पर ये मतलब बताना था कि वीडियोस आप डेट के साथ अपलोड किया करें, क्योंकि मिलते नहीं ये वीडियो, कंफ्यूजन उसमें लिखा होता है, उसमें डेट ऑफ अपलोडिंग नीचे लिखा होता है। हाँ ठीक है। चलिए, नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट। तो आज की क्लास से अब आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इतना सब तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था। तो अब से जब भी कभी किसी सब्सटेंस के लिए आपको H नॉट की वैल्यू चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी अगर चाहिए, तो कैसे करना है? उसके लिए हम कुछ कन्वेंशंस फॉलो करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के। So first we are going to define few definitions जो इस चैप्टर में हमें बहुत ज्यादा यूज होंगी। So first I am going to define the term enthalpy of formation. What is the meaning of enthalpy of formation of a substance? अब ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ये देख सके कि हम किसी सब्सटेंस का एब्सोल्यूट H किसी सब्सटेंस का क्या इनडायरेक्टली पता कर सकते हैं। उसी कोशिश में हम कुछ डेफिनेशन सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट व्हाट इज इट्स डेफिनेशन इज अमाउंट ऑफ एनर्जी released or absorbed when 1 mole of substance, which is usually a compound, is prepared from its elements taken in standard state. And enthalpy of formation of a substance, if it is element, particularly element, in its standard state, is assigned to be 0. This is our convention. मान लो कोई आपको ये कह दे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ। क्योंकि इस चैप्टर में सबसे पहले आपको ये सीखना है, अगर कोई लाइन इंग्लिश में लिख के आ गई, उसका मीनिंग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख के दिखाना। तो पहले आपने ये स्टेप्स सीखने हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूं ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4, enthalpy of formation of HiO3। कभी ऐसे कोई लाइंस लिख के आ जाए
तो इसको सबसे पहले आपका पेन कैसे चलना चाहिए, इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखनी है, ध्यान से समझो। जिसका भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है उसका 1 मोल बनाना है, उसका 1 मोल कंपाउंड बनाना है। यानी कि एरो के साथ आप लिखोगे वाटर और उसके साथ उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन करोगे, लाइक वी हैव मेंशन्ड लिक्विड, मेंशन द फिजिकल फॉर्म। अब कंडीशन ये है, डेफिनेशन ये, इसका 1 मोल बनाना है। किससे बनाना है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्सॉर्ब्ड when 1 mole substance is prepared from its element। यानी कि वाटर को बनाना है, किससे बनाना है? इसके एलिमेंट से बनाना है। कौन कौन है इसके एलिमेंट्स वाटर के? वाटर के अंदर 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। और कल आपने पढ़ा था, अगर मैं 1 बार प्रेशर पे एट ए गिवन टेम्परेचर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट लाइक H2 गैस, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 गैस। पर जब आप इस इक्वेशन को लिख रहे हो ना तो इसका 1 मोल बनाना है, यानी कि इसका कोएफिशिएंट 1 रखना है। और अब जब आप बैलेंसिंग करोगे तो यहां कोएफिशिएंट लगा सकते हो कुछ भी, 2, 3, 4, 5 जो भी कोएफिशिएंट लगाने यहां लगाने, यहां का कोएफिशिएंट 1 रखना। तो डेफिनेशन ये है, वाटर का 1 मोल बनाने के लिए किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इस प्रोसेस के दौरान डेल्टा H कितना है? और क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड स्टेट में लिए हैं, डेल्टा H नॉट जितना भी, अगर यहाँ पे प्लस एक्स आ गया या माइनस एक्स आ गया, दिस एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और एनर्जी रिलीज्ड, वी कॉल दिस नंबर एज वाटर के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि 1 मोल वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनाना है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी या एब्सॉर्ब होगी? अगर एनर्जी रिलीज हुई, हीट एनर्जी रिलीज हुई। मैंने हीट एनर्जी क्यों बोला? क्योंकि बच्चों जब आप ये डेफिनेशन लगा रहे हो ना, आप यहाँ पे ये कंडीशन लगा रहे हो, स्टैंडर्ड स्टेट में इज टोटल प्रेशर बिफोर द रिएक्शन, रिएक्टेंट का टोटल प्रेशर लेट्स से 1 बार है, तो प्रोडक्ट का प्रेशर भी 1 बार है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे करवाई जा रही है। और कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी भी हीट एब्सॉर्ब हुई या रिलीज हुई, दैट इज नथिंग बट QP, एंड QP is called delta H. We are assuming we have taken a substance in the center. So total pressure before the reaction and total pressure after the reaction, that is not going to be changed. तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में कितनी एनर्जी वाटर को बनाने के लिए रिलीज हुई या कितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, दैट इज QP, which is delta H। पर नॉट का क्या सिंबल क्या बता रहा है? दिस इज इन स्टैंडर्ड स्टेट, दिस इज इन स्टैंडर्ड स्टेट। अब इस प्रोसेस के दौरान यदि मान लो प्लस एक्स एनर्जी लगी, इसका ये मतलब है ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अगर वाटर बनेगा तो इस प्रोसेस को करने के लिए सिस्टम सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब करे। यदि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा, यानी कि हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, और हीट लॉस्ट इज डेजिग्नेटेड विद द नेगेटिव साइन। उसका ये मतलब है कि 1 मोल वाटर हाइड्रोजन हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अगर 1 मोल वाटर बनाएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करे। अब ये एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, ये क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। आपने नहीं इसमें यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करनी, वो क्वेश्चन में दी जाएगी। मान लो मैं ये डाटा आपके सामने पहले से बता देता हूँ। लेट्स से दिस डाटा इज -286 किलोजूल पर मोल। तो अब मैं यहाँ पे ये टैग लगाऊंगा, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, F फॉर्मेशन फॉर वाटर। यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो बदले में जब वाटर बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक होगा, और एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 286 किलोजूल। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसलिए साइन नेगेटिव है, मींस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4, इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखो। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? जो भी बनाना है, जिसका भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है, उसका 1 मोल बनाना है। स्टैंडर्ड स्टेट उसकी मेंशन की गई है गैस, तो किससे बनाना है? इसके एलिमेंट से बनाना है। कौन कौन है इसके एलिमेंट? नाइट्रोजन,
which exists as a gas in form of N2. At 1 bar pressure, nitrogen exists as N2 and oxygen O2. पर ध्यान से N2O4 में जब आप बैलेंसिंग करोगे इसका एक मोल रखना, तो कोफिशिएंट लगाते वक्त नाइट्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन के लिए कोफिशिएंट। अब इस प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई, लेट्स से -1, लेट्स से -1, या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई फिर +1, पर यहाँ पैरों में एक सबस्क्रिप्ट लगाओगे F0, यानी कि स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ N2O4 इज -1 किलोजूल पर मोल। It can be plus, it can be minus, depending on the question, depending on the process, if it is exothermic or endothermic. For example, HiO3. HiO3 में उन्होंने उसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या बताई है, लिक्विड। इसका एक मोल बनाना है, किससे बनाना है, इसके एलिमेंट से। एलिमेंट शुड बी इन स्टैंडर्ड स्टेट। कौन कौन से एलिमेंट है, H2 गैस प्लस आयोडीन स्टैंडर्ड स्टेट में 1 बार प्रेशर पे एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर, जब तक क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं किया बाय डिफॉल्ट मान लेना कि 25 डिग्री, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो फिर अलग बात होगी। आयोडीन 1 बार प्रेशर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे इट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, तो आयोडीन की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन विच एग्जिस्ट एज ए गैस। अब जब बैलेंसिंग करनी है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हाफ, आयोडीन को बैलेंस करने के लिए हाफ, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बाय 2। बट डू रिमेंबर, यहाँ के कोफिशिएंट के साथ आप छेड़खानी नहीं करोगे। इस प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितना भी आएगा इस HiO3 के लिए प्लस या माइनस Z किलोजूल पर मोल। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को इस तरह डिफाइन किया क्यों गया, हमने ऐसा क्यों कहा कि 1 मोल कंपाउंड बनाओ फ्रॉम इट्स एलिमेंट, बट द एलिमेंट शुड बी इन द स्टैंडर्ड स्टेट। बट स्टैंडर्ड स्टेट में आपको दो चीजें याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर आयोडीन इसका स्टैंडर्ड स्टेट इज सॉलिड, फॉर ब्रोमीन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज लिक्विड। नॉर्मली जैसे क्लोरीन है, इट एग्जिस्ट एज ए गैस Cl2, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए गैस, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए गैस। ज्यादातर सवालों में यही सारे एलिमेंट्स आते हैं। पर स्टैंडर्ड स्टेट डिफाइन करते वक्त यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखी जाएगी। क्या ध्यान में रखी जाएगी, फॉर द एलिमेंट लाइक कार्बन, सल्फर, phosphorus, which at 1 bar pressure and at 25 degrees Celsius, they found to exist like S8, they found to exist like P4। और आप ये जानते हो कि कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब कार्बन कैन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डायमंड, कार्बन कैन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एज वेल। स्टैंडर्ड स्टेट में हमने कन्वेंशनली कार्बन के लिए कौन सी स्टेट चुनी है, स्टैंडर्ड स्टेट कार्बन के लिए चुनी गई है ग्रेफाइट। सल्फर के लिए स्टैंडर्ड स्टेट क्या चुनी गई है, रोहम्बिक सल्फर, और फास्फोरस के लिए व्हाइट फास्फोरस। अगर किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं तो फिर हर एलोट्रॉप को स्टैंडर्ड स्टेट नहीं गिना जाता। तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन है, एक फैक्ट है जो आपने याद रखना है। कार्बन के लिए ग्रेफाइट, सल्फर के लिए रोहम्बिक, फास्फोरस के लिए व्हाइट फास्फोरस, they are considered as standard state for carbon, sulfur and phosphorus। इसलिए यदि कोई आपको कोई ऐसे बोल देना यदि कोई आपको कह दे कि भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखोगे? इसके लिए राइट द सूटेबल इक्वेशन। तो डेफिनेशन क्या है? इसका 1 मोल बनाना है 1 बार प्रेशर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन डाइऑक्साइड एज गैस, पर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। पर अब डेफिनेशन लिखते वक्त यहां कंडीशन है कि कार्बन शुड बी ग्रेफाइट, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, नॉट डायमंड। इस प्रोसेस के दौरान डेल्टा एच की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देखी गई -394 किलो जूल पर मोल। मैं अगर आपके सामने किसी रिएक्शन के डेल्टा एच का डाटा रख रहा हूं तो इसलिए नहीं रख रहा कि आपको वो याद करने है, आपको ये मेमोराइज नहीं करना, पर मैं समझाना चाह रहा हूं अगर कार्बन का 1 मोल ग्रेफाइट से O2 के 1 मोल के साथ कंबशन करवा दे, बर्न कर दे, तो CO2 के 1 मोल बनाते वक्त इस प्रोसेस के दौरान इतनी हीट एनर्जी रिलीज होगी। हीट एनर्जी रिलीज हो रही क्योंकि हम डेल्टा एच नॉट की बातें कर रहे हैं, हम QP की बातें कर रहे हैं। अब मैं यहां पर इसके लिए टैग लगाऊंगा स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पर अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है लेकिन डायमंड से प्लस O2, अब आप इस रिएक्शन के लिए डेल्टा HF नॉट की वैल्यू देखोगे, सपोज ये वैल्यू आ गई -396 किलो जूल पर मोल। पर अब आप इस रिएक्शन के लिए ये जो आपने स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा है, पर आप इसे ये नहीं बोल सकते कि स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपने कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं दिया। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो वैल्यू है इस रिएक्शन के लिए CO2 का ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बता रहा है। नो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताने के लिए उस कंपाउंड को उसके स्टैंडर्ड स्टेट से एलिमेंट शुड बी इन द स्टैंडर्ड स्टेट, और कार्बन के लिए स्टैंडर्ड स्टेट इज असाइंड टू बी ग्रेफाइट। अगर यही सल्फर के लिए आपको मैं से पूछूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, तो अब आपको रिएक्शन कैसे लिखनी है? 1 मोल SO2 बनाना है, किससे बनाना है? सल्फर से और ऑक्सीजन से, पर सल्फर और ऑक्सीजन शुड बी इन स्टैंडर्ड स्टेट। सल्फर की स्टैंडर्ड स्टेट इज S8। सल्फर एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, पर साथ में मेंशन करना है कि सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप, पर आप स्टेट कौन सी? रोहम्बिक सल्फर प्लस O2 गैस। इसके दौरान जितना भी यहां एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज, दिस नंबर इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ SO2। इसी प्रकार से अगर मैंने आपके सामने ऐसे लिख दिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P4O6 सॉलिड, और मैंने कहा राइट डाउन ए सूटेबल केमिकल रिएक्शन, तो आप कैसे लिखोगे? इसका 1 मोल बनाना है, किससे बनाना है? इसके एलिमेंट से। एलिमेंट शुड बी टेकन इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो P4 solid, but phosphorus has allotropes. Which form is standard for the phosphorus? Which allotrope is taken to be standard? White phosphorus plus O2, और अब अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगा तो दिस विल बी 3, इट इज 1, एंड फॉर दिस रिएक्शन वॉट एवर डेल्टा H नॉट की वैल्यू प्लस माइनस अल्फा जो भी होगी, that is called standard change in enthalpy of formation, F for formation of P4O6। जब भी किसी कंपाउंड का 1 मोल बनाना,
उसके एलिमेंट से बनाना है। एलिमेंट शुड बी टेकन इन द स्टैंडर्ड स्टेट। और जो आपने चीजें याद रखनी है, ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड है, आयोडीन की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड है, क्योंकि इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। जब तक आपको टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, हम 25 डिग्री रूम टेम्परेचर असाइन कर रहे हैं और 25 डिग्री पे आयोडीन एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, ब्रोमीन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। फॉर द एलिमेंट्स जो कि एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके एलोट्रोपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, तो कार्बन के लिए ग्रेफाइट इज टेकन टू बी इन स्टैंडर्ड स्टेट, सल्फर के लिए रोहम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज टेकन एज स्टैंडर्ड स्टेट, फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, व्हाइट, रेड, ब्लैक, तो व्हाइट फॉस्फोरस इज असाइन टू बी एज ए स्टैंडर्ड स्टेट। दिस इज अ कन्वेंशन, दिस इज अ फैक्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि सारी गेम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में तभी है। क्वेश्चन बड़ा इजी आएगा, पर आपको क्वेश्चन की लाइन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि उन्होंने आपसे पूछा जो है उसके लिए सुटेबल केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है। कभी भी बोल दिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग फॉर ए कंपाउंड, इट्स 1 मोल फॉर्मेशन, इसका 1 मोल बनाने के लिए उसके एलिमेंट टेकन इन द स्टैंडर्ड स्टेट हाउ मच एनर्जी इज रिलीज और एब्सॉर्ब, तो उसके लिए पैरों में सुपरस्क्रिप्ट लग जाएगा F, that standard change in enthalpy of formation of this compound is this much, right? अभी तक किसी को कुछ डाउट हो तो I am open for discussion. Going to unmute. जिसको भी डाउट हो you can raise the hand. गोपाल कलावटे। सर जो गोपाल सर जो डेल्टा एच नॉट के नीचे अपने पैरों में एफ लिखा है, तो सर वो एफ हाँ, लिखा है। F फॉर फॉर्मेशन। अच्छा सर, ओके सर, यही पूछना था। F मतलब फॉर्मेशन। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हर्षद कुमार। हाँ हर्षद। सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 सर जो आपने किया सर, और सर हाँ। नीचे सर आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ P4O6 किया सर, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या सर? मतलब डिफरेंस है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। स्टेट के लिए हाँ देखो, जब तुम P4O6 को P4 से बना रहे हो ना, और SO2 को S8 से बना रहे हो, CO2 को कार्बन ग्रेफाइट से बना रहे हो, वैल्यूज आर डिफरेंट। यस सर। CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कुछ और आएगी, P4O6 के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कुछ और आएगी। हर कंपाउंड का अपना अपना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, जो उसके लिए कांस्टेंट नंबर है। ठीक है? यस सर। ओके, विवान सिंह। सर ये पूछ रहे थे, हाँ सर ये पूछ रहे थे सर, ये जो आपने जो कंपाउंड लिया है सर, ये हमेशा जो हम लोग उसका लिखेंगे प्रोडक्ट है सर, उसका वो नेचुरल स्टेट में एलिमेंट रहेगा सर? हाँ, एक मिनट, एक बार अपना स्टेटमेंट दोबारा बोलना। सर ये जो आपने जो गिवन रिएक्शन जो कंपाउंड है सर, तो वो जो हम लोग लिखेंगे सर, वो स्टैंडर्ड स्टेट में जो लिखेंगे एलिमेंट को जब हम स्टैंडर्ड स्टेट में लिखेंगे, हाँ, तो वो नेचुरली जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेचुरली वो 25 डिग्री पे 1 बार प्रेशर कंडीशन में वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेचर उस एलिमेंट को किस फॉर्म में बना के बैठी हुई है। नेचर ने ऑक्सीजन को O2 की फॉर्म में रखा है, नेचर ने ओजोन को O3 की फॉर्म में रखा है, नेचर ने आयोडीन को I2 की फॉर्म में रखा है, वो भी सॉलिड स्टेट में। तो नेचर उस एलिमेंट को किस फॉर्म में रखना चाहती है, वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये है, नेचर ने हमें उस सब्सटेंस को किस फॉर्म में रखने की इजाजत दी। जैसे नेचर चाहती है वाटर लिक्विड फॉर्म में, नेचर चाहती है कि CO2 गैस फॉर्म में, तो वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। अभी मुझे राघव ने चीज बताई। राघव, यू पॉइंटेड आउट दैट मिस्टेक, आई अग्री टू यू। जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो, यहाँ 1 सल्फर आएगा तो यहाँ 1/8 भी आएगा कोएफिशिएंट। थैंक यू राघव। देव। हाँ देव। सर ये पूछना था सर, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हुआ तो? देखो, जब भी हम बता रहे हैं ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, तो कंपाउंड एक ही है,
जो सर, तुम एक कह रहे ही- हो ना कि अगर Yes. एक से ज्यादा प्रोडक्ट हुए तब हम Yes, उसके लिए एक नया डेफिनेशन देते हैं, उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलते, उसको कुछ और कहेंगे हम, सिखाऊंगा Okay, वो sir. भी, आएंगे ऑन द वे। शिवम, कैपिटल शिवम। तो डिफरेंट स्टेट अगर प्रेजेंट इक्विलिब्रियम में तो हेटेरोजेनस होगा रिएक्शन। दोबारा बोलो, क्या क्या क्या? अगर दो डिफरेंट स्टेट हो एक ही एलिमेंट की, एक ही एलिमेंट की दो डिफरेंट स्टेट है। अच्छा, और इक्विलिब्रियम में हेटेरोजेनस होगा कि होमोजेनस? अच्छा, जैसे आप कह रहे हो कि सल्फर रोम्बिक भी है और सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी है, मतलब उसकी Yes. दो एलोट्रॉप्स है अलग अलग। कभी भी दो सॉलिड का, हाँ, इक्विलिब्रियम में से जब भी कभी वो दो सॉलिड है ना, वो हमेशा हेटेरोजेनस गिने जाएंगे। लिक्विड फॉर्म में ये अलग बात होगी, अगर क्या दो, मान लो कोई लिक्विड, किसी सेम सब्सटेंस की दो लिक्विड फॉर्म है पर वो एक दूसरे में घुलनशील है, दे आर सॉल्युबल, सॉल्युबल बनते वक्त वो होमोजेनस कहलाएंगे। पर अगर आप दो सॉलिड की बात कर रहे हो तो दो सॉलिड भले सेम सब्सटेंस के हो, दे विल बी ट्रीटेड लाइक टू डिफरेंट सॉलिड। जैसे तुम खुद बताओ, मान लो मैंने तुम्हें एक डायमंड दे दिया और एक ग्रेफाइट दे दिया, क्या ग्रेफाइट और डायमंड एक जैसे दिखेंगे? विल दे अपीयर सेम? नहीं ना, तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, अगर सॉल्युबल हो तो सॉलिड में सॉल्युबिलिटी कैसी होगी? तुमने तो मुझे बोला कि लिक्विड में अगर वो सॉल्युबल है तब बात हो जाएगी, तब वो पहली बात तो, अगर दो लिक्विड सॉल्युबल हो गए फिर तो वो सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन इज ऑलवेज सेड टू बी होमोजेनस। ठीक है, और थोड़ा डाउट पूछते वक्त लाउड होना ताकि सबको सुने जो भी पूछो। ओके सर। संस्कार, हाँ यस संस्कार। सर। सर जो आपने अभी स्टेटमेंट लिखाया था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज असाइन्ड टू बी 0। नहीं, वो जब मैंने सब्सटेंस लिखा ना, साथ में कंडीशन लगाई एलिमेंट, है ना? यस सर। हाँ, वो भी समझाने लगा हूँ। वैसे क्या पूछना उसमें? सर यही समझ में नहीं आ रहा था, वो अभी वो एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। ओके सर, थैंक यू। हाँ, पवन, पवन। हेलो हाँ, सर। जैसे सर स्टैंडर्ड पूछो। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में डिफरेंस है क्या? हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट 1 बार प्रेशर पे नहीं है तब वो नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में कहलाएगा, तब हम उसके ऊपर डेल्टा एच के ऊपर नॉट का साइन नहीं लगाएंगे। जैसे सर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यस सर, बोलो जैसे बोलो। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 लिखे हैं, तो C का यहाँ पे हाँ। ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन, तो क्या स्टैंडर्ड है सर? ये देखो, मान लो अगर मैंने कार्बन को 1 बार प्रेशर पे नहीं लिया, दिस इज ए लेट्स से 0.5 बार प्रेशर, दिस इज एट 0.5 बार, दिस इज एट 0.5 बार, उस केस में मैं ये नॉट हटा दूंगा। ओके पर कितना आएगा? ठीक है, ओके सर, यस सर। और पीछे वाली आवाज कंट्रोल तो करवाओ डाउट पूछते वक्त। नहीं सर, वो नहीं हो सकता है सर, वो बगल में। ठीक है। अच्छा, हेलो सर, एक डाउट। हाँ हाँ सर एक डाउट भी है, जैसे सर हर एक एलिमेंट का अपना मतलब स्टैंडर्ड स्टेट होता है ना? हर एलिमेंट की अपनी स्टैंडर्ड स्टेट है। सोडियम की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड, मैग्नीशियम की सॉलिड, ब्रोमीन की लिक्विड, आयोडीन की सॉलिड, क्लोरीन की गैस, हर सब्सटेंस की अपनी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट। सर वो क्या मतलब रिमेम्बरिंग करना पड़ेगा क्या? नहीं 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 नहीं, जिसको आप पढ़ते आए हो ना अभी तक नेचुरल फॉर्म में, ओजोन गैस है, सबको पता है, मरकरी लिक्विड है, तो ये उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है सारी। ओके सर, ओके सर, क्लियर। ओके ओके। कौस्तुभ, सर जैसे कि कुछ कंपाउंड्स एलिमेंट से नहीं बन पाते हैं, कुछ कंपाउंड उनके लिए अलग डिफाइन करना पड़ेगा। एलिमेंट से ही नहीं बन पाते, मतलब जो अपने एलिमेंट्स होते हैं ना। देखो, हाँ मैं मान गया, मैं ये मानता हूं कि ये बात आपने सही बोली कि कुछ कंपाउंड, प्लीज जो पहले वाला स्टूडेंट अपना माइक ऑफ कर दे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर अभी मैंने ये आपको आंसर नहीं दिया कि हमने किसी कंपाउंड को बनाने के लिए उसके एलिमेंट से बनाने की कंडीशन क्यों लगाई, और हम रियलिटी में कंपाउंड्स को उसके एलिमेंट से बनाने वाले भी नहीं, ये तो थ्योरेटिकल वे है उसे डिफाइन करने का। पर ऐसा डिफाइन क्यों किया गया, अभी बताता हूं कि क्यों डिफाइन किया है।
ऐसा हम कोई सच में नहीं ऐसा बनाने वाले, ठीक है। ठीक है सर। पवन, ओके सर, क्लियर हो गया मेरा डाउट। ओके ओके। जयदीप पालवे। सर वो मेरा पिछली बार का ही था, सॉरी। ओके ओके, तो हैंड रेस के बाद हैंड डाउन नहीं होते क्या? होते, मैं भूल गया, ओके सॉरी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा, सबसे पहले ये बताऊं कि हम किसी कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताते वक्त ये कंडीशन जरूर लगा रहे कि हमने उसको एलिमेंट से बनाना है। प्रैक्टिकली हम ऐसा कुछ करने नहीं वाले, आपको इसका यूज समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में कि हम ऐसा डिफाइन करते क्यों। यश जैन, आप मेरे को आप बोल के मुझे अपना डाउट बताओ। आप टेक्स्ट करो ना, वो बहुत जल्दी फ्लैश आउट हो जाता है, तो आप अगर चाहो तो बोल के मुझे बता दो। यू जस्ट रेज द हैंड, आई विल अनम्यूट यू। ओके, और विवान सिंह आप अपना माइक बंद कर दो बेटा। चलिए अब मैं आपको ये बता दूं, हमने ऐसा डिफाइन क्यों किया कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी कंपाउंड के लिए उसके एलिमेंट से ही क्यों बनवाए। हम उसके पीछे ना एक स्मार्टनेस यूज कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो आपको मैं ये कह दूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, enthalpy of formation of S8, let's say N2, enthalpy of formation of sodium solid, enthalpy of formation of bromine liquid। अब अगर मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करूं कि हम 1 मोल O2 बनाना चाहते हैं, अब क्वेश्चन ये आएगा कि 1 मोल O2 किससे बनाए। मान लो नयन ने कह दिया कि 1 मोल O2 ऑक्सीजन के एटम से बनवाऊं, 2 एटम ऑक्सीजन के मिलके 1 मोल O2 बनाते। पर हमने जो अभी डेफिनेशन बोली थी कि 1 मोल सब्सटेंस को बनाओ पर उसके एलिमेंट से बनाओ, टेकन इन द स्टैंडर्ड स्टेट। तो ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट एटॉमिक ऑक्सीजन थोड़े ना, तो आप ऑक्सीजन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑक्सीजन को बनवाना है किससे, एलिमेंट से। एलिमेंट शुड बी टेकन इन स्टैंडर्ड स्टेट। 1 बार प्रेशर पे 25 डिग्री पे ऑक्सीजन डज नॉट एग्जिस्ट लाइक O, ऑक्सीजन एग्जिस्ट लाइक O2। अब कोई ये कह दे कि O2 से O2 बनाया और हमें कोई कह दे इस प्रोसेस के लिए डेल्टा HF नॉट बताओ ऑक्सीजन के लिए, तो आप यही लिखोगे ना, HF नॉट फॉर प्रोडक्ट माइनस HF नॉट फॉर O2। ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो किसी एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो 0 ही बन गई। तो हम ये कहते हैं कि जब भी किसी एलिमेंट को बनवा रहे हो ना, इट्स नॉट ए कंपाउंड। अब अगर आप उसे एलिमेंट से बना रहे हो उसके स्टैंडर्ड स्टेट से, दैट डज नॉट टेल अबाउट देयर इज सम चेंज इन स्टेट। यहां तो कोई स्टेट बदला ही नहीं। इसलिए ऐसे केस में हम किसी एलिमेंट के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को 0 असाइन कर देते हैं। हम कहते हैं कि यहां तक जब तक नेचर ने हमें ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में बना के दी है, नेचर वांट्स कि O2 की फॉर्म में रहे, तो उस प्रोसेस के लिए जितना भी एंथैल्पी होगा, लेट इट असाइंड एज अ रेफरेंस, लेट इट असाइन एज अ 0। कोई ये कह दे सोडियम के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ। सोडियम किससे बनवाऊं? सोडियम एटम से ना, सोडियम से। और सोडियम की स्टैंडर्ड स्टेट 1 बार प्रेशर पे 25 डिग्री पे सोडियम एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। तो सोडियम को सोडियम से बनाए तो कोई चेंज इन स्टेट थोड़ा ना हुआ। हमने तो वैसे भी बोला है प्रेशर 1 बार से 1 बार है, टेम्परेचर 25 डिग्री टू 25 डिग्री है, पी भी नहीं चेंज हुआ, टी भी नहीं चेंज हुआ, सब्सटेंस भी वही का वही है। इस प्रोसेस में तो सिस्टम की स्टेट बदली नहीं। तो आप डेल्टा HF नॉट फॉर सोडियम कैसे लिखोगे? HF नॉट फॉर सोडियम माइनस HF नॉट फॉर सोडियम, विच इज 0। सो जो कन्वेंशन हमने ली है
कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट, उसके लिए जब आप रिएक्शन लिखने की कोशिश करोगे हर बार आप देखोगे डेल्टा एच एफ नॉट फॉर एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट 0 आएगी। अब हम इसका यूज क्या करने वाले हैं? मान लो मैंने आपको ये बोला डेल्टा एच एफ नॉट फॉर I2O5 मैं पता करना चाहता हूं और मैंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये कुछ था प्लस माइनस Z किलो जूल पर मान लो। अब अगर मैं इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखूं ना तो हम इसे ऐसे लिखेंगे आयोडीन I2O5 which exists as a solid in the standard state. It is being prepared from the element I2 solid plus 5O2 gas, and for this process whatever delta HF naught is plus minus Z. और आप ये जानते हो कि हम सिस्टम का H रिएक्टेंट में H की एग्जैक्ट वैल्यू और प्रोडक्ट में H की एग्जैक्ट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं बता सकते, पर हम किसी प्रोसेस के दौरान डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं। क्योंकि डेल्टा एच है क्या? डेल्टा एच इज नथिंग बट क्यूपी। क्यूपी हम एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं। अब कोई मुझे ये कह दे इस रिएक्शन में डेल्टा एच एफ नॉट को लिख के दिखाओ, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करोगे? मैं कहूंगा डेल्टा एच एफ नॉट फॉर I2O5 सॉलिड कैन बी रिटन एज molar enthalpy for I2O5 into 1 क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, माइनस molar enthalpy for I2 solid plus molar enthalpy for O2 into 5। अब आप एक चीज देखो, ये नंबर आप एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो, ये नंबर आप एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो और ये एक्सपेरिमेंटली मिल गया आपको प्लस माइनस Z। अब आपकी जो ये कन्वेंशन थी कि एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड स्टेट में उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है, तो मैं अब इन नंबर को 0, इस नंबर को 0 लिख सकता हूं क्योंकि आयोडीन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। तो अगर मैं इस प्रोसेस के दौरान होने वाले डेल्टा एच एफ को डिफाइन ऐसे करूं कि उस कंपाउंड को उसके एलिमेंट से बनाऊं, तो हम इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो 0 है। इसका मतलब इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच एफ आप एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हो, आप उसको उस कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू बता सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू। इनडायरेक्टली हम इस कंपाउंड के एब्सोल्यूट वैल्यू को उसके डेल्टा एच के बराबर असाइन कर सकते हैं क्योंकि इन नंबर की वैल्यू तो 0 है। यानी कि अगर कोई मुझे ये कह देता कि किसी कंपाउंड के लिए मोलर एंथैल्पी H की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कहूंगा अगर कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए किसी रिएक्शन का डेल्टा H निकाले पर उस रिएक्शन का डेल्टा H हो HM नॉट ऑफ कंपाउंड -0, तो जो एक्सपेरिमेंटली डेल्टा एच आएगा वही HM नॉट उस कंपाउंड का होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं हमने उस कंपाउंड का एब्सोल्यूट H पता कर लिया। पर 0 असाइन किसको करें? लॉजिकली किसी को 0 असाइन करना है, तो हमने ये कन्वेंशन लगा दी किसी एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है, क्योंकि नेचर उस एलिमेंट को जब बना के हमें दे रहा है, जितनी भी एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब हो रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसमें तो उसका कोई स्टेट चेंज दिख नहीं रहा। उस प्रोसेस को लिखते वक्त तो ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे, हम कह देंगे कि देयर इज नो चेंज इन स्टेट फॉर्मिंग दैट एलिमेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो डेल्टा एच एफ नॉट फॉर एलिमेंट तो 0 ही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एलिमेंट आयोडीन के लिए, ऑक्सीजन एलिमेंट के लिए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ H तो 0 है। उस केस में उस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा मैं किसी कंपाउंड के लिए HM नॉट असाइन कर सकता हूं। यानी कि हमने एक इनडायरेक्ट एक मेथड ढूंढा, स्मार्ट मेथड, जिसमें मैथ्स का यूज करके किसी कंपाउंड का HM नॉट, किसी कंपाउंड की एब्सोल्यूट H बता सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके सामने ये रिएक्शन लिखी, कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन
CO2 गैस, और आपने इस प्रोसेस के दौरान डेल्टा HF नॉट एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया -393.5 किलो जूल पर। अगर कोई कह दे कि इस रिएक्शन के डेल्टा HF नॉट को आप मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, मैं कहूंगा दिस इज मोलर एंथैल्पी फॉर CO2 माइनस मोलर एंथैल्पी फॉर कार्बन ग्रेफाइट प्लस molar enthalpy for O2 gas. This overall equation means enthalpy in the final state minus enthalpy in the initial state is change in enthalpy. ये नंबर अगर -393.5 है तो हमारी कन्वेंशन के हिसाब से एलिमेंट के लिए एंथैल्पी इज 0, एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट हैव एंथैल्पी 0. सो जो CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HR है वो CO2 के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी फॉर द CO2 बन गया. यानी कि हम किसी कंपाउंड के लिए जो उसकी रिएक्शन का डेल्टा HR है वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर हम लिख सकते हैं अगर हम उसे डिफाइन ही ऐसे करें कि किसी कंपाउंड को बनाओ पर उसके एलिमेंट से बनाओ. फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी जो मैंने क्लास की बिगिनिंग से पहले मान लो मैं आपको एक रिएक्शन दे देता, मीथेन गैस प्लस 2 ऑक्सीजन गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2 वाटर लिक्विड. जैसे अभी एक स्टूडेंट ने मेरे को ये डाउट पूछा था, सर क्या हो अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो किसी रिएक्शन में, तो अगर किसी ने मुझे कहा ना इस रिएक्शन के लिए व्हाट इज डेल्टा H नॉट फॉर दिस रिएक्शन, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? एंथैल्पी for the molar enthalpy for CO2 into its coefficient 1 plus molar enthalpy for the water into 2 minus molar enthalpy for methane into 1 plus molar enthalpy for O2 into 2. हम डेल्टा H को ऐसे तो लिख सकते हैं क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं, H इन द फाइनल स्टेट माइनस H इन द इनिशियल स्टेट. हमारी समस्या कहां से स्टार्ट हुई थी? हाउ टू फाइंड H, हाउ टू फाइंड H फॉर ए कंपाउंड. तो अब हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे. H फॉर ए कंपाउंड, H फॉर ए कंपाउंड विल बी इट्स डेल्टा H. यानी कि इस कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो स्टैंडर्ड चेंज आएगा वही उसका HM नॉट है, वही उसका HM नॉट है, वही इसका HM नॉट है. पर ये फिर से एक एलिमेंट आ गया, मैं इसके लिए लिख दूंगा दिस इज 0. यानी कि किसी कंपाउंड के HM नॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो तो उसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या निकाला? HM नॉट ऑफ ए कंपाउंड इज नथिंग बट इट्स डेल्टा HF नॉट फॉर द कंप्लीट रिएक्शन. बट दिस यू कुड राइट ओनली इफ you can assume that HM नॉट फॉर एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज 0. पर उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड स्टेट में HM नॉट 0 क्यों बोल रहे? क्योंकि अब अगर आप किसी एलिमेंट को बना रहे हो, किससे बना रहे हो? एलिमेंट से तो बना रहे हो, क्योंकि एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस. 3 ही तरह के सब्सटेंस हम केमिस्ट्री में डिफाइन करते हैं, एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड. कंपाउंड किससे बनता है? एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन. एलिमेंट किससे बनते हैं? मैं कहूंगा एलिमेंट से बनते हैं क्योंकि एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस. तो अगर कोई मुझे ऐसा बोल दे कि भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसी ने मुझे कहा क्लोरीन लिखो, मैं कहूंगा डेफिनेशन तो ये जिसका भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता करना है उसका 1 मोल बनाना. पर कोई कहे किससे बनाना है? किसी बच्चे ने कहा सर क्लोरीन गैस से बनाओ, मैं कहूंगा नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि डेफिनेशन है जो भी बनाना है उसके स्टैंडर्ड स्टेट से बनाओ. पर क्लोरीन की स्टैंडर्ड से Cl एटम नहीं होता, ये तो Cl2 होता है. पर Cl2 से Cl2 बनाने का मीनिंग क्या है? कुछ भी नहीं. इस प्रोसेस के लिए डेल्टा HF नॉट फॉर Cl2 गैस कैसे लिखोगे? आप बोलोगे HF नॉट फॉर Cl2
minus HF naught for Cl2, which is nothing but 0. So we are using that convention that enthalpy of formation of element is assumed to be 0, and using this convention is used to calculate enthalpy of formation की absolute value for a compound, because for this reaction whatever the delta H, that can be assigned as absolute H for a compound, which otherwise we cannot find, only if you assume that for element in the standard state enthalpy of formation is 0. तो अगर आपको किसी कंपाउंड के एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ H मिलने शुरू हो जाएंगे तो आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन का डेल्टा H निकाल सकते हैं पुटिंग दिस वैल्यूज. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? तो अब यहां तक किसी को कुछ डाउट हो, रेज योर हैंड. हर्षद कुमार. हर्षद, हर्षद. सुहानी. सर मुझे ये डाउट है कि आप जो डेल्टा एच एफ नॉट को डेल्टा एच एफ एच एम के इक्वल कर रहे हैं, लेकिन हमेशा तो हम कंपाउंड को एलिमेंट से तो नहीं बना सकते, तो एक्सपेरिमेंटली उससे क्या फर्क पड़ता है? कैसे कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुड क्वेश्चन. चलो ये देखो अभी बताता हूँ. तुम्हारा सवाल ये है कि अगर कोई मुझे आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप CO2 को कार्बन और ऑक्सीजन से बना रहे हो तो आपने ये नंबर कैसे पता किया? यस सर. ओके, बड़ा आसान काम है. ये देखो, मान लो मैंने एक मिक्सचर लिया, उस मिक्सचर में एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया. इस पिस्टन का काम है ये ऊपर नीचे घूम सकता है. ओके. बिगिनिंग में मैंने कार्बन और ऑक्सीजन एज ए ग्रेफाइट की फॉर्म में यहां कार्बन ले लिया प्लस इसमें ऑक्सीजन डाल दी और मैंने 1 बार प्रेशर अंदर मेंटेन किया. 1 बार प्रेशर रखा है, लाइक कि यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर 1 बार. ओके सर. अब अगर कोई ये कह दे कि भाई इस मिक्सचर को जलाना था क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन को बर्न करना ना, तो सपोज मैंने इसके सराउंडिंग में एक बड़ा सा बाथ लिया जिसमें मैंने पानी रखा हुआ और इसके अंदर एक इंतजाम किया हुआ है एक नोब का जिसके थ्रू मैं अंदर स्पार्किंग करूंगा. चिंगारी लगानी. जैसे चिंगारी लगी अंदर जलना शुरू हो गया, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट हो गई. इस चिंगारी के लगने से अंदर जैसे चीजें जली यहाँ CO2 बनी. जैसे CO2 बनी, अगर ये पिस्टन, अगर अंदर प्रेशर किसी भी मोमेंट पे अगर बढ़ा तो पिस्टन ऊपर उठेगा ताकि अंदर का प्रेशर फिर से बाहर के प्रेशर के बराबर रहे, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि जो प्रेशर CO2 का है वही प्रेशर O2 का, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रखना हमें. तो हम इस पिस्टन को मूव करा के वॉल्यूम चेंज करा के हम कांस्टेंट प्रेशर पे ये प्रोसेस करवाएंगे. मान लो इस प्रोसेस के दौरान मैंने यहाँ पर वाटर में एक थर्मामीटर रखा हुआ. ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. अब मुझे ये पता कि मैंने पानी कितना लिया, ये पानी की क्वांटिटी मुझे मालूम. अगर कोई मुझे ये कह दे कि मुझे मास ऑफ वाटर पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मुझे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वाटर की स्पेसिफिक हीट मालूम है, अगर मैं थर्मामीटर से डेल्टा T देख लूं तो मैं इस नंबर से ये पता कर सकता हूँ कि कितनी हीट वाटर ने एब्जॉर्ब की होगी. हाँ, पता कर सकते हैं. और वो डेल्टा H के बराबर. और वो डेल्टा H के बराबर है. क्यों? क्योंकि ये जो हीट जनरेट हो रही है इस कंटेनर के अंदर, वो हमने पिस्टन मूव करके प्रेशर कांस्टेंट करके देख करवाई है. यस सर, समझ गया. QP निकाल लूंगा. यस. जो हीट इसने रिलीज की वही तो वाटर ने एब्जॉर्ब की. यस सर. अगर मैं QP मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा T करूं तो मैं ये बता सकता हूँ कि भैया यहाँ पे कितनी हीट बनी थी.
यस सर। मान लो कोई मुझे ये कह दे कि यहाँ की जो हीट रिलीज हो रही थी ना, वो सिर्फ वाटर ने ही नहीं एब्जॉर्ब की, वो अंदर के कंपोनेंट्स ने, बर्तन ने, सब ने हीट एब्जॉर्ब की। तो मैं कह दूंगा कि फिर हम उस केस में ऐसा लिख देंगे, जो भी हीट अंदर रिलीज हुई है वो मास ऑफ वाटर, पानी ने कितनी एब्जॉर्ब की, इनटू स्पेसिफिक ऑफ वाटर, प्लस मास ऑफ द मेटल, जो जिस मेटल का आपने कंटेनर बनाया, इनटू उस स्पेसिफिक हीट ऑफ द कंटेनर, प्लस अंदर का जो भी मटेरियल है उसका मास, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ईच कंपोनेंट, दिस टोटल नंबर इनटू डेल्टा टी कर दो। उस केस में जितना भी हीट रिलीज हो रहा है वो आप यहाँ इस तरीके से निकाल सकते हैं, और क्योंकि पिस्टन मूव कर सकता है तो अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्यू Yes, पी sir. जो नंबर मिलेगा वो ये HF होगा। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, थैंक यू सर। तो यस अब डेल्टा HF अगर मिल गया तो अब मैं ये नंबर एक्सपेरिमेंट के लिए निकाल चुका हूँ, अब मैं इसको इसी के बराबर असाइन कर दूंगा, इसे 0 रख दूंगा। सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके कौस्तुभ अरोड़ा, कौस्तुभ। यस सर। कौस्तुभ तबाही मचा दी यार। संस्कार। सॉरी सर, वो हो गया था डाउट, मैंने पूछ लिया था वो। ओके। पवन। हाँ सर, एक डाउट है सर, जैसे जैसे सी ग्रेफाइट और O2 का जब मिक्सअप कर रहे हैं तो CO2 गैस बन रहा है सर, जिसको जो ठीक है। डेल्टा एच निकल रहा है वो CO2 के इक्वल टू हो रहा है, मतलब ये ठीक है। एलिमेंट है प्योर, तो हाँ। टेंड्स टू 0 हो जाए। यस सर, जैसे कोई अगर इसमें मतलब दो एलिमेंट आ जाए, जैसे NO प्लस O2 अगर मिलके NO प्लस O2 अगर मिलके बनता है NO2, तो सर यहाँ पे NO का तो दो तब हम- कंपोनेंट हो गया। हाँ ऐसे कर लेंगे, तब तब हम तो- ऐसे कर लेंगे। मान लो ऐसा कर दिया आपने, NO प्लस हाफ O2 गिव्स NO। सर यस सर। ठीक है, मैंने आपको बोला Yes, कि इस रिएक्शन का आपने डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटली निकाल दिया, ये आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लिया। इसको आप कैसे लिखोगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर O2 into half because they are for molar value. This number is delta H. ठीक है सर जो डेल्टा एच यस, तो डेल्टा एच जो फॉर्मेशन मिलेगा तो सर NO2 ये के तो इक्वल फॉर्मेशन नहीं नहीं होगा। है, ये फॉर्मेशन नहीं है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपने NO2 को उसके एलिमेंट से नहीं बनवाया, यस सर वही, तो इसका जो आपने रिजल्टेंट इसे किसी कंपाउंड से बनाया, आपने इसे किसी कंपाउंड से बनाया। तो इस रिएक्शन के डेल्टा H नॉट को मैं ये नहीं लिख सकता कि ये वैल्यू NO2 के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, यस सर, अब कोई ये कह दे कि भाई ये नंबर हमने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया, अब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू चाहिए। तो अब मैं बोलूंगा कि मान लो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO निकालना है, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहां से निकालोगे? N2 गैस प्लस O2 गैस, यहाँ हाफ हाफ करके इस रिएक्शन का डेल्टा एच आप एक्सपेरिमेंटली निकालो, और स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO अगर निकालना है तो इसकी वैल्यू मान लो आपने अल्फा निकाल ली एक्सपेरिमेंटली, तो आप इसे क्या लिखोगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 इनटू हाफ माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इनटू हाफ। This value is net delta H naught for this reaction. This number is alpha, पर ये नंबर 0 है, तो जो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO है ये आपने निकाल लिया। अब अगर वो आपको यहाँ पर पता है अल्फा नंबर और ये वैल्यू आप निकाल चुके हो, इससे आप NO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर, मतलब ये कंक्लूजन हो सकता है कि जो डेल्टा एच फॉर्मेशन मिलता है तो मतलब ऑलवेज प्रोडक्ट का इक्वल नहीं हो सकता है ना सर? ये तो अब देखो, इस केस में जब आपने बोला ना, इसी में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 नहीं बोलूंगा,
ये मेरे लिए सिंपल कहलाएगा स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बस। तो सर मतलब जैसे जो आपने पहले रिएक्शन ले रहे थे तो हमेशा जो डेल्टा एच फॉर्मेशन आ रहा था फाइनल, वो तो रिजल्टेंट का उसमें तो कंडीशन थी ना कि कंपाउंड बनाओ पर उसके एलिमेंट से बनाओ। यस सर यही तो मतलब कहीं स्टेटमेंट आ जाएगा कि डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच जो होता है रिजल्टेंट वो प्रोडक्ट का डेल्टा एच के इक्वल होता है, तो ऐसा मतलब आप ये कहो कि डेल्टा एच नॉट फॉर ए रिएक्शन इज डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ ए कंपाउंड ओनली if reactant are element in the standard state। ठीक है? यस सर क्लियर। ओके शिवम। हेलो सर, जब हाँ, डेल्टा एच किसी रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं तो एब्सोल्यूट एंथैल्पी निकालने की क्या जरूरत है? भाई साहब आपको बड़ी जल्दी याद आ गई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया था। इस रिएक्शन के लिए मान लो मैंने कहा कि डेल्टा एच निकालो रिएक्शन, तो आप इस वैल्यू को कैसे निकालोगे? इसी तरीके से निकाल सकते हैं डेल्टा एच। एक्सपेरिमेंटली सब कुछ निकालना होता तो फिर हम थर्मोकेमिस्ट्री का यूज क्या करते? हम जो केमिस्ट्री सीख रहे हैं हर चीज के एक्सपेरिमेंट करके निकालना। सर तो फॉर्मेशन अगर आपको कोई कह दे कि ये नंबर, अगर कोई कह दे आपके पास ये नंबर है, आपके पास ये नंबर है और आपके पास ये नंबर है, अगर आपके पास ये 3 नंबर है तो क्या आप इस रिएक्शन को बिना एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किए उसका डेल्टा एच नॉट निकाल सकते हैं? ओके सर। तो हम किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट निकालना चाहते हैं बिना एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट किए, बिना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, पर उसके लिए आपको इनकी वैल्यूज तो चाहिए ना, इनके एच की। यस। वो एच कहां से मिलेगा? वो इनके अपने अपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से मिलेगा। ठीक है? ओके so now I am going to move to the next topic। हर्षद कुमार, you raise the hand again। okay हाँ हर्षद। सर मेरे को ये पता नहीं चल रहा सर, जैसे स्टैंडर्ड स्टेट में सर जो 0 किया है ना आपने सर, ये ऊपर एलिमेंट का, एलिमेंट के लिए। यस सर, एलिमेंट के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, O2 के लिए मुझे इसका फॉर्मेशन करना है, किससे करूं? सर O2 से ही होगा सर। O2 से ही होगा ना? क्या उस प्रोसेस में कोई चेंज इन स्टेट हुआ? नो सर, सेम स्टेट है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एच नॉट इज 0। यस सर, बोल सकते हैं। क्या मैं इसे ये भी कह सकता हूँ डेल्टा एच एफ नॉट फॉर O2 इज 0, क्योंकि O2 ही तो बना रहे। यस सर। तो यही मैंने कहा है कि एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0। सर एक बात और है सर, एक बात और है, जैसे हाँ जैसे सर मतलब जो एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में ही रहेगा तभी उसका डेल्टा एच इक्वल टू 0, या फिर कोई भी एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन 30 डिग्री सेल्सियस पे किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में ना? यस सर, गैस फॉर्म में। लेकिन उसका प्रेशर 1 बार हो, 1 बार प्रेशर एट 30 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 0। अगर यही मैंने ऑक्सीजन के लिए प्रेशर कर दिया 2 बार, भले ही टेम्परेचर सेम, अब ये नंबर 0 नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में अब है ही नहीं। स्टैंडर्ड स्टेट की कंडीशन डिफाइन ही कैसे की गई है? 1 बार कंडीशन। ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके अब अपने अपने माइक ऑफ कर लो प्लीज। परमानेंट ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पर आपने जो चीज फैक्ट है जो मुझे आपको सिखानी है, अब कार्बन एज ए ग्रेफाइट एज ए स्टैंडर्ड स्टेट चुना गया, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज काउंटेड एज 0। बट अगर यही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड हो, दिस इज नॉट 0।
हम ये मान रहे हैं कि नेचर ग्रेफाइट को ज्यादा पसंद करती है डायमंड से, क्योंकि ग्रेफाइट की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी डायमंड से कहीं ज्यादा है। ग्रेफाइट इज बेसिकली थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि डायमंड तो इनर्ट होता है, डायमंड तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। ये बात बिल्कुल ठीक है, डायमंड काफी स्टेबल है। पर जब अगर मैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसी की बात करता हूं ना, दो तरह की स्टेबिलिटी होती है किसी सब्सटेंस की, काइनेटिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है जो ज्यादा काइनेटिकली स्टेबल है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल भी है। और जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ काइनेटिकली स्टेबल, इसका मतलब उस सब्सटेंस की किसी से रिएक्ट करने की टेंडेंसी, क्या वो किसी से फास्ट रिएक्ट करेगा, क्या वो किसी से स्लोली रिएक्ट करेगा। तो हम ये कहते हैं ना, यूजुअली हमेशा अपने प्रीवियस चैप्टर्स में हमने यही पढ़ा ना कि कोई एलिमेंट अगर स्टेबल होगा तो वो लेस रिएक्टिव। जब हम ये वर्ड बोलते हैं ना कि कोई स्टेबल होगा तो वो लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ क्वेश्चन उठता है क्या वो काइनेटिकली स्टेबल होगा तो लेस रिएक्टिव है या थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा तो लेस रिएक्टिव है। 99% केसेस में हम कहते हैं कि एक ही बात है, जो स्टेबल है यानी कि उसकी एनर्जी ऑलरेडी मिनिमम है। अगर उसकी एनर्जी मिनिमम है तो उसे अपनी एनर्जी और घटाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को और स्टेबल नहीं बनाना चाहता, वो ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल है, इसलिए उसे किसी से रिएक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। जब आप किसी की स्टेबिलिटी की बातें एनर्जी की टर्म में करते हो तब हम कहते हैं आप हमें स्टेबिलिटी की जो बात कर रहे हो वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म की बात कर रहे हो। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स जो आप 12th क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ोगे, केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या बोलते हैं, उसकी नजरों में क्या है, दैट इज अनदर ब्रांच ऑफ साइंस। उसमें ये देखा जाता है जो सब्सटेंस किसी से फास्ट रिएक्ट करेगा हम कहते हैं कि वो काइनेटिकली अनस्टेबल है। जो किसी से स्लोली रिएक्ट करेगा हम कहते हैं कि वो काइनेटिकली स्टेबल है। जैसे आपने ये पढ़ा है सोडियम को हवा में लाओ इट कैचेस फायर। इसका मतलब क्या है कि सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन वायलेंटली, यानी कि सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट बड़ी फास्ट करता है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सोडियम इज काइनेटिकली लेस स्टेबल। और मैक्सिमम केसेस में डिफरेंट सब्सटेंसेस में ये देखा गया जो काइनेटिकली लेस स्टेबल है ना वो थर्मोडायनामिकली भी लेस स्टेबल है। मतलब सोडियम का एनर्जी कंटेंट काफी हाई है कि एयर में पड़े पड़े वो ऑक्सीजन को कैच कर लेगा ताकि अपनी एनर्जी लूज कर दे। पर कुछ सब्सटेंसेस के केस में ऐसा होता है थर्मोडायनामिक्स की नजरों में कोई दूसरी फॉर्म स्टेबल है पर काइनेटिक्स के नजरों में उसकी कोई और फॉर्म स्टेबल है। फॉर एग्जांपल कार्बन का अगर मैं ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर बताऊं तो ग्रेफाइट में हर कार्बन 3-3 कार्बन से जुड़ा है। और ये स्ट्रक्चर आपने पहली बार नहीं सुन रहे, आपने 9th 10th में पढ़ा है। ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू द 3 कार्बन। हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि हर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है और उसने 3 बॉन्ड बनाए और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका एक p ऑर्बिटल empty है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और जब ये जो पैरेलल p ऑर्बिटल होते हैं तो अब ये इलेक्ट्रॉन परमानेंटली इस ऑर्बिटल में नहीं है, ये हो सकता है ये आगे जाए, 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 ये आगे जाए। ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पैरेलल p ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। रियल मीनिंग ऑफ रेजोनेंस जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा उसका असली मीनिंग ये है जो आप ऑर्गेनिक में जीओसी में जाके पढ़ोगे कि ऑर्बिटल्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हो जाए और खासकर p ऑर्बिटल के अंदर, दिस डीलोकेलाइजेशन है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। और इससे इस मॉलिक्यूल की खूब एनर्जी रिलीज होती है और उसके कारण ग्रेफाइट इज वेरी वेरी स्टेबल। तो थर्मोडायनेमिक्स की नजरों में ग्रेफाइट की एनर्जी कंटेंट कम है एज कंपेयर टू डायमंड। अगर मैं डायमंड की बात करूं, यहां कार्बन के पास हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए
हर कार्बन ने अपने नेबरिंग कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाए, पर यहां कार्बन के पास रेजोनेंस वाला सुख नहीं है, और ये रेजोनेंस इस कार्बन ग्रेफाइट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो चीज इसमें नहीं थी। तो थर्मोडायनेमिक्स की नजरों में ये ज्यादा स्टेबल है। वहीं पर कोई दूसरा बच्चा ऐसे कह दे, सर यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन को और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, पर यहां कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन अभी और है, इसके पास 7, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना चाहिए किसी से। यानी कि ये केमिकली मोर रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें हर कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो काइनेटिक्स की नजरों में ग्रेफाइट का ये ड्रॉबैक हो गया। तो काइनेटिक्स की नजरों में ग्रेफाइट इज लेस स्टेबल एंड डायमंड इज मोर स्टेबल, क्योंकि डायमंड में कार्बन के सारे 4 बॉन्ड पूरे, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसे किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। और आप जब डायमंड और ग्रेफाइट का कंपैरिजन करते हो, आप खुद कहते हो डायमंड इज मोर स्टेबल देन ग्रेफाइट, क्योंकि डायमंड तो किसी एसिड से रिएक्ट नहीं करता, किसी बेस से रिएक्ट नहीं करता। एक्चुअल में वो किसी एसिड या बेस से रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका ये मतलब नहीं कि वो कर नहीं सकता। आप ये कहते हो उसका किसी के साथ केमिकली रिएक्ट करने की स्पीड बड़ी स्लो है। ग्रेफाइट काइनेटिकली अनस्टेबल है, इट कैन अंडरगो रिएक्शन इन ए फास्ट वे एज कंपेयर टू डायमंड। पर फास्ट और स्लो की बातें काइनेटिक्स का काम है, थर्मोडायनेमिक्स को इससे कोई मतलब नहीं फास्ट स्लो है। थर्मोडायनेमिक्स को इससे मतलब है इसका एनर्जी कंटेंट, इसका एनर्जी कंटेंट। अगर 1 मोल सब्सटेंस डायमंड हो, 1 मोल ग्रेफाइट हो, किसका एनर्जी कंटेंट कम है? मैं कहूंगा ग्रेफाइट का एनर्जी कंटेंट कम है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रहा है, जो डायमंड में नहीं हो रहा। बहुत गिने चुने रेयर एग्जांपल है अपने पास केमिस्ट्री में, जहां 2 सब्सटेंसेस में से जो आपकी नजरों में ज्यादा स्टेबल होता है, वो थर्मोडायनेमिक्स की नजरों में नहीं होता स्टेबल। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, जिस फॉर्म को हम बोलते हैं ना सब्सटेंसेस मोर स्टेबल इन दिस फॉर्म, तो मैच हो जाती, वहां पे पैरेलल चलती थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स। वो सब्सटेंस थर्मोडायनेमिकली भी स्टेबल होता है, काइनेटिकली भी स्टेबल होता है। इससे हमारा ये विश्वास ही बन गया, जो ज्यादा स्टेबल वो लेस रिएक्टिव। पर ग्रेफाइट और डायमंड में जाके ये डिस्टिंक्शन समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल आप खुद बताओ, ग्रेफाइट, अगर मैं कार्बन ग्रेफाइट को जमीन में दबा, मतलब आपको मालूम है ना कि जो डायमंड बनता है वो फॉसिल फ्यूल्स की मदद से बनता है, और उसको बनने में कितने साल लग जाते हैं, पर अल्टीमेटली ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ग्रेफाइट से आप डायमंड बना रहे हो और डायमंड बनने में इतने साल लग जाते हैं, वो प्रोसेस इतनी स्लो है। बट मेरा उस कंटेक्स्ट में जाने के पीछे एक ही मोटिव है कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर कोई मुझे ये कह दे ना ग्रेफाइट और डायमंड में ज्यादा स्टेबल कौन, मैं कहूंगा केमिकल काइनेटिक्स की लैंग्वेज में पूछ रहे हो या थर्मोडायनामिक्स की लैंग्वेज में पूछ रहे हो। फिर आपका क्वेश्चन आएगा आप इस तरीके से क्यों पूछ रहे हो, सीधा बता दो कौन ज्यादा स्टेबल। मैं कहूंगा नहीं, मैक्सिमम केसेस में हर सब्सटेंस के लिए थर्मोडायनामिक्स की नजरों में जो ज्यादा स्टेबल है, काइनेटिक्स की नजरों में भी वो ज्यादा स्टेबल। पर ग्रेफाइट और डायमंड की जब बात उठती है तो थर्मोडायनामिकली ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, डायमंड कम स्टेबल फॉर्म। अब आप अगर ये कह दो कि डायमंड कम स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही थी, इसको एनर्जी रिलीज करने का मौका हमेशा है इसके पास, जो इसके पास नहीं। फिर आप कहोगे यहां तो कार्बन के 4 बॉन्ड है, मैं कहूंगा ठीक है 4 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसीलिए तो डायमंड किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा। तो मैं कहूंगा फिर ये डायमंड की काइनेटिक स्टेबिलिटी है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी अलग है। इसीलिए थर्मोडायनामिक्स की नजरों में हम ग्रेफाइट के लिए स्टैंडर्ड स्टेट कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट को माना जाता है। सल्फर रोहम्बिक सल्फर है, प्लास्टिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, कोलॉइडल सल्फर है, 4 फॉर्म है सल्फर की। इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म थर्मोडायनामिक्स की नजरों में रोहम्बिक सल्फर। रियलिटी में किसी सब्सटेंस के अगर एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं तो जो मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनामिक फॉर्म होगा, थर्मोडायनामिकली जो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी, उसी को उसकी स्टैंडर्ड स्टेट असाइन कर दिया गया। सो अगर मैं यहां पे लिखूं फॉर द एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज
allotropes thermodynamically most stable form of a substance or the allotrope is counted as its standard state. So for carbon, graphite or diamond, graphite is more stable thermodynamically. इसीलिए ग्रेफाइट को स्टैंडर्ड स्टेट मानते हुए हम इसके लिए एंथैल्पी 0 बोलते हैं, डायमंड के लिए नहीं कहते। इट्स नॉन जीरो। अगर मैं आपको एक डाटा शेयर करूं कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड बनाते वक्त, अगर कोई मुझे बोलेगा ना 1 मोल कार्बन डायमंड बनाना है, किससे बनाना है? उसके एलिमेंट से बनाना है स्टैंडर्ड स्टेट में। तो इस प्रोसेस के दौरान डेल्टा एच को मैं लिखूंगा डेल्टा एच एफ नॉट फॉर डायमंड। दिस इज एलिमेंट, बट दिस एलिमेंट इज नॉट काउंटेड एज स्टैंडर्ड। तो इस प्रोसेस के दौरान जब डेल्टा एच एफ नॉट की वैल्यू आई इस रिएक्शन के दौरान, वो आई लगभग 2 किलो जूल पर मोल। 2 किलो जूल पर मोल। अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिखूं एच एफ नॉट ऑफ डायमंड माइनस एच एफ नॉट ऑफ ग्रेफाइट एंड दिस नंबर इज 2, तो अब मैं अपनी कन्वेंशन लगाऊंगा। ग्रेफाइट क्योंकि कार्बन की स्टैंडर्ड फॉर्म मानी गई है, इसके लिए इसका एच एफ नॉट 0 है और डायमंड के लिए ये नंबर असाइन कर दिया जाएगा। यानी कि डायमंड का एच एफ नॉट इज नॉट 0, डायमंड इज नॉट काउंटेड एज स्टैंडर्ड स्टेट। Similarly, sulfur is most stable thermodynamically in rhombic allotropic form. Rhombic इसका एलोट्रॉप का नाम है, इसलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर इन द rhombic form 0 माना जाएगा। लेकिन अगर सल्फर की कोई और फॉर्म ले लूं, मोनोक्लिनिक, या फिर उसका कोई और एलोट्रोपिक फॉर्म ले लूं, कोलॉइडल सल्फर, दिस इज नॉट 0। इस तरह के ये सवाल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। एक्चुअल में ये फैक्ट है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व चीजें, इसलिए आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कार्बन की कौन सी स्टेट में एच एफ नॉट 0 काउंट होगा, ग्रेफाइट। सल्फर की कौन सी स्टेट में एच एफ नॉट 0 काउंट होगा, रोहम्बिक। अनएक्सपेक्टेडली जो कि रीजन जिसका आज तक समझ नहीं आया, हमने यहां पर ये तो बोल दिया कि थर्मोडायनेमिकली जो स्टेबल स्टेट होगी उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। बट फास्फोरस के केस में व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म थर्मोडायनेमिकली ब्लैक फॉर्म है। थर्मोडायनामिकली सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म फास्फोरस की ब्लैक है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था। व्हाइट फास्फोरस कैचेस फायर, रेड फास्फोरस लेयर्ड स्ट्रक्चर और ब्लैक फास्फोरस में शीट लाइक स्ट्रक्चर था। अगर आपको याद हो तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था।
but surprisingly without any reason, but it's just a convention, white phosphorus most unstable form है, फिर भी हम इसको स्टैंडर्ड स्टेट मानते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ phosphorus is white phosphorus, इसलिए HF नॉट P4 white is counted as 0, but HF naught for P4 in its red allotropic form, for its black allotropic form, this is not counted as 0. This is a fact. इसलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जहां किसी सब्सटेंस का अनस्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म को भी हमने उसको स्टैंडर्ड स्टेट मान लिया। यस, एक एग्जांपल है ऐसा, व्हाइट फॉस्फोरस। क्या रीजन? नो रीजन, जस्ट फैक्ट। इनके लिए हमें रीजन समझ में भी आते कि ग्रेफाइट मोर स्टेबल है थर्मोडायनामिकली, सल्फर की रोहम्बिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है थर्मोडायनामिकली, तो जो ज्यादा स्टेबल फॉर्म है उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 मान। पर फॉस्फोरस में ऐसा क्यों नहीं किया? नो रीजन, जस्ट ए फैक्ट। So with this, I'm going to end up today's lecture, and the lecture will be uploaded to you, and time already ho chuka hai. So I'm going to end up this meeting. Thank you so much, and wishing you again a very